वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ कपल्ड ऑसिलेटर। बेसिकली हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे नॉर्मल मोड क्या होते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कपल्ड ऑसिलेटर, जहाँ से बिग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर होते क्या है इसको हमें समझना है एंड राइट एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। इसके साथ साथ ही आपको कपल्ड ऑसिलेटर की 3 एग्जांपल्स लिखने हैं और 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो अब कैसे आप इसको एग्जाम में लिख कर आओगे और होता क्या है इसको हम अभी समझ लेते हैं। कपल्ड ऑसिलेटर को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम। ये मैंने कंसिडर कर लिया सिंपल पेंडुलम, जिसके बॉब का मास है m। ये क्या है? बॉब। और बॉब का मास क्या है? m है। और l लेंथ की वायर से ये क्या है? सस्पेंडेड है। अब सिंपल पेंडुलम है तो ये क्या करेगा? मोशन करेगा, होगा ना। इसका पेंडुलम है तो ये क्या करेगा? क्या बोलते हैं, इर्द गिर्द मोशन करेगा। इसी रिजिड सपोर्ट पे हमने एक और बॉब ले लिया जिसका मास है m और जिसकी लेंथ है l। तो दिस इज ऑल्सो सिंपल पेंडुलम। तो ये भी क्या करेगा? यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा ये है। दैट टाइम एट दिस टाइम ये जो दोनों बॉब है, इन दोनों बॉब का जो मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मोशन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा और इसका मोशन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों के मोशन क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब नाउ यदि हम इन दोनों बॉब्स को कनेक्ट कर दे बाय एन स्प्रिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बॉब लेकर चल रहे थे मास m के, इन दोनों को हम कनेक्ट कर दे किससे? बाय एन स्प्रिंग। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बाय एन स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट है k। ठीक है, नाउ अब क्या होगा? अब देखो, यदि मैं इस बॉब को डिस्प्लेस करूं, फर्स्ट वाले बॉब को यदि मैं डिस्प्लेस करूंगी, इसके डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट इसके मोशन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने अब इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट बॉब को डिस्प्लेस करोगे तो इसके मोशन का इफेक्ट पड़ेगा किस पे? बॉब 2 पे। क्यों? बिकॉज हमने इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग की वजह से इसके मोशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जैसे आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली अपोजिट देखो, इस वाले बॉब को यदि मैं डिस्प्लेस करूं, सेकेंड नंबर वाले बॉब को यदि मैं इसको डिस्प्लेस करूंगी तो क्या इसके मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी? यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर करेगी। इन द बोथ केस इन दोनों के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को हमने कनेक्ट ही नहीं कर रखा है। बट इन द सेकेंड केस हमने क्या करा? दोनों बॉब को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। दैट टाइम एक का मोशन दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरे का मोशन पहले पे डिपेंड करेगा। क्यों? बिकॉज हमने जैसे स्प्रिंग से कनेक्ट करा तो स्प्रिंग यहाँ पर क्या कर रही है? एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेशन और दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर आर नोन एज कपल्ड ऑसिलेटर। समझ आई? एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से डायग्राम बनाओगे। एक तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मोशन इंडिपेंडेंट। मोशन क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है। और यहां पर मोशन क्या है? एक दूसरे का डिपेंडेंट है। तो कैसे आपको एग्जाम में लिखकर आना है? इफ टू आइडेंटिकल पेंडुलम आर कपल्ड टुगेदर। हमने यहाँ पे देखो 2 आइडेंटिकल पेंडुलम था, इन दोनों को क्या करा है? कपल्ड करा है। तो इफ टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स आर कपल्ड टुगेदर बाय अ स्प्रिंग इन अ सच वे दैट द एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेसेस बिटवीन देम। सिंपल पेंडुलम्स को हमें स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्ट करना है कि इन दोनों के बीच में एनर्जी का क्या हो? ट्रांसफर हो एंड देयर मोशंस डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। और इनका जो मोशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगा ही करेगा। सच टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स इज कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेटर एंड देयर ऑसिलेशंस आर कपल्ड ऑसिलेशन। तो है ना इजी डेफिनेशन? कुछ भी नहीं है। जब 2 पेंडुलम्स को एक स्प्रिंग से हम इस तरह से कनेक्ट कर दें कि एनर्जी का ट्रांसफर हो और दोनों के मोशन एक दूसरे पर डिपेंड करे, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स आर नोन एज कपल्ड ऑसिलेटर। उस टाइप के मोशन को हमने कपल्ड मोशन बोला है। एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हमें यहाँ पे 3 क्या, मैं आपको 4 लिखा देती हूँ। एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर क्या होंगे? इफ 2 सिंपल पेंडुलम
with their bobs connected by a spring। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको वहां पे बनाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, टू स्प्रिंग्स, ये टू मासेस, आप ऐसे लिखो, टू मासेस कनेक्टेड with 3 springs and middle spring transfer energy। कैसे, यहां पर आपके पास 2 मासेस है तो ये हमने रिजिड सपोर्ट बना दिया, ठीक है। ये 2 मास है, मास m, ये रहा मास m, ठीक है। ये कनेक्टेड है 3 स्प्रिंग से, एक इस तरह से कनेक्टेड है, एक इस तरह से कनेक्टेड है, ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड है। ये जो मिडल स्प्रिंग है इसकी वजह से यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके मोशन की वजह से ये इफेक्ट होगा, इसके मोशन की वजह से ये इफेक्ट होगा। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। थर्ड देखो, वाइब्रेशंस ऑफ एटम इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में एटम्स का वाइब्रेशन, ये आपका O, ये H और ये H, तो ये भी क्या है, कपल्ड ऑसिलेटर है। सिमिलरली फोर्थ देखो, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, वाइब्रेशंस ऑफ एटम इन CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये आपका C, इससे कनेक्ट है O और इससे ये कनेक्ट है O। दिस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल मोड्स क्या है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मोड्स की, कि नॉर्मल मोड्स क्या है। अच्छे से देखना भी एक बार, यदि हम बात करें कपल्ड ऑसिलेटर में, कपल्ड ऑसिलेटर में दोनों बोब्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों बोब्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, मतलब यदि मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करें या फिर दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करें, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक तो ये तो दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करें या फिर दोनों इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करें, दैट टाइम आप इसे क्या बोलते हो, सेम फेज इन मोड, सेम फेज इन मोड। अब एक केस इसका अपोजिट भी हो सकता है, कैसे कि एक तो आपका पेंडुलम इस तरह से मोशन करे, एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे। लाइक मैंने बोला ये वाला जो बोब है वो इधर मूव कर रहा है तो वो वाला बोब उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करे, ठीक है। या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मोशन हो रहा है तो आप इसे क्या बोलते हो, आउट ऑफ फेज मोड, क्या बोलते हो, आउट ऑफ फेज मोड। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास 2 टाइप ऑफ नॉर्मल मोड्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को नॉर्मल मोड्स। आई रिपीट अगेन, मोड्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन पेंडुलम के ऑसिलेशन से डिफाइन करते हैं। कैसे कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों पेंडुलम है वो सेम डायरेक्शन में मूव करे, इधर मूव कर रहा है तो ये भी इधर ही मूव करे, और ये वाला इधर मूव कर रहा है तो ये वाला भी इधर ही मूव करे, ठीक है। यदि दोनों पेंडुलम सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं दैट टाइम आप क्या बोलोगे, सेम फेज इन मोड। समझ आया। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करे, जो फर्स्ट वाला बोब है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो राइट हैंड, जो सेकंड वाला बोब है वो राइट हैंड साइड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है कि ये राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, दैट टाइम आप क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज मोड, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल मोड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल मोड फॉर कपल्ड ऑसिलेटर। और इन्हीं मोड्स के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कपल्ड ऑसिलेटर।